नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ऑल वेल, ए वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, रॉकेट साइंस। मोहित, हैप्पी बर्थडे बेटा। अखिल, उसकी अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा, है ना? हाँ, उसकी अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है? गुड। निकिता, थैंक यू। पल्लव घोष। इंग्लिश सब्जेक्ट में तंग हैं हम। एनी सॉल्यूशन? अनअकैडमी पे इतने टीचर हैं। ये आरएनए क्या है? ये आरएनए रियल न्यूज एंड एनालिसिस है। यूजर, थैंक यू बेटा, आशीर्वाद आपको बहुत सारा। रोजाना सुबह होता है 6:30 बजे। अनअकैडमी पर होता है। लाइफ है स्टडी 2.0 पर होता है ना? यूट्यूब चैनल है और रोजाना हम सुबह वहां पर करंट अफेयर्स का डिस्कशन सेशन लेते हैं, ठीक है? राजस्थानी, थैंक यू। हाँ, साकिब गुप्ता लिख रहे हैं कुछ लोगों की बटरिंग स्टार्ट हो गई। हाँ साकिब, वो थोड़ा तुम्हारी मानसिकता में प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है इन बच्चों को बटरिंग करके कुछ मिलने वाला नहीं है ना? एक इस दुनिया में रेस्पेक्ट, लव, फेथ, इस नाम की भी कोई चीज होती है, पर तुम शायद इस चीज से अछूते हो और तुम्हें परिवार से शायद इस चीज का अभाव रहा है, तो तुम शायद इस चीज को समझ भी नहीं पाए। ये बच्चे बटरिंग नहीं कर रहे बेटा, फीस दे के आए हैं ये लोग, और मेरे हाथ में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जिससे कि इन बच्चों को मैं इस एवज में कि ये मुझे गुड इवनिंग बोलें या फिर ये मुझे बोलें कि हाँ सर क्लास में मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, तो उसकी एवज में मैं इनको कोई भी फीस में माफी दे दूंगा या फिर इनको कोई भी ऐसी चीज दे दूंगा जिससे कि बस इनका जीवन धन्य हो जाएगा, सिलेक्शन दे दूंगा, कुछ भी नहीं है ना? ये आउट ऑफ रेस्पेक्ट है, आउट ऑफ फेथ है, आउट ऑफ मतलब लव है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो अपने टीचर के साथ में संवाद करते हैं। पर तुम शायद समझ नहीं पाओगे क्योंकि ये परवरिश का परिणाम होता है। तुम्हें ये बटरिंग नजर आएगा क्योंकि तुम्हारे माहौल में इस तरह का बनाया गया है कि हाँ भाई, अगर कोई 2 शब्द अच्छे बोल दे तो फिर वो बटरिंग कहलाती है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी, है ना? हाँ बेटा, मैं अलवर से हूँ। अनिल, थैंक यू। रौनक, क्या डीएम अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकता है? बिल्कुल, आईपीसी के तहत जो भी आर्टिकल्स जैसे धाराएं हैं 144 शांति भंग के केस में डीएम तो छोड़ो, तहसीलदार भी ऑर्डर दे सकता है, ठीक है? शुभाश्री, बिल्कुल बेटा, गुड इवनिंग। प्रशांत, वेस्ट बंगाल से, थैंक यू, गुड इवनिंग। भूपेंद्र, मैं अलवर से हूं भाई। अश्विनी, डर चला गया जीएस से। सूरज बेटा, एग्जाम की डेट आने दो, तब मैं क्या बोलते हैं आपको ना करा दूंगा ये चीजें। मतलब मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो लोग भी आईपीसी और सीआरपीसी के लिए परेशान हो रहे हैं, आपके एग्जाम की डेट नहीं है तो मैं भी क्यों थकू खामा खा, करवा दूंगा ना। चिंता मत करिए। क्वीन प्रिया, थैंक यू संबित। चलिए साहब शुरू करें अब। हो गया? आइए साथ में तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का जो सेशन है, हाँ, समर्थ गौर जो है वो अलवर के पास अजमेर से हैं बेटा। अल्फाबेटिकली हम लोग पास हैं, वैसे हम 350 किलोमीटर दूर हैं। हाँ, आइए साथियों, तो आज हमारा जो सबसे शानदार चैप्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो है, मतलब ये समझिए कि इंडियन पॉलिटी में अगर ये ना होता तो शायद इंडियन पॉलिटी ना होती,
है ना। यदि ये ना होता तो इंडियन पॉलिटी ना होती, हम इस चीज को फिर कर ही नहीं पाते। ठीक है, वो है मेरे प्यारे साथियों आज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट दैट इज मूलभूत अधिकार। देखिए ये चैप्टर है ना, ये बहुत ही बेसिक शब्दों में अगर समझा जाए तो बहुत आसान चैप्टर है, और अगर इसको क्रिटिकल बन के समझा जाए तो ये ऐसा चैप्टर है कि कई वकीलों की पूरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन इसके आर्टिकल पर वो अभी तक अपना काम खत्म नहीं कर पाए। मतलब बड़े बड़े एडवोकेट इनमें से किसी एक आर्टिकल के दम पर पूरा जीवन काट दिए। मतलब इस चैप्टर का महत्व जो है वो आप लोगों के लिए 10 मिनट का है। आपको केवल आर्टिकल याद करने हैं, ये आर्टिकल ये कहता है, ये आर्टिकल ये कहता है, बस दैट्स ऑल, इतना हुआ, काम हो गया। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको आर्टिकल पढ़ा करके और आर्टिकल रटाना नहीं है। मैं आपको केवल ये नहीं कहना चाहता कि भैया ये रट लेना हो जाएगा काम, कतई नहीं। क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोगों का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, और इंटरेस्ट होने के दम पर कुछ ऐसी शिक्षाएं आपके अंदर खुद से विकसित हो जाएं कि आपको मन करे कि यार इसको और डिटेल से पढ़ना है। और जब ऐसा मन करने लगे तो फिर आप जीएस के प्रति आशान्वित हो जाएं कि हाँ, ये हमारा भविष्य जो है ये बहुत अच्छे से सुधार सकती है। तो ये सब्जेक्ट के अंदर सबसे मूलभूत कड़ी है, यानी समझिए इंडियन पॉलिटी में अगर ये ना होता तो कुछ ना होता। मतलब यदि हमारा शरीर जो है वो पूरा शरीर को हटा दें और आत्मा को अलग कर दें, तो आत्मा नामक चीज जो है वो मूलभूत अधिकार है, इसको ऐसे समझिए। तो अब ये है क्या जिसका इतना माहौल बनाया जा रहा है। एक बेचारा विद्यार्थी पूछ रहा है बटरिंग का मतलब होता है क्या है। बटरिंग का मतलब होता है बेटा चापलूसी करना, है ना। कुछ विद्यार्थी जो आप लोग मेरी आकर के गुड इवनिंग बोलते हैं, क्लासेस की तारीफ करते हैं, कंटेंट डेवलपमेंट की करते हैं, उसको कुछ लोग चापलूसी कहते हैं, ठीक है ना, चाटुकारिता कहते हैं। अब आप सोच लीजिएगा कि क्या है ना। क्या ऐसा है कि आप लोग मेरी चापलूसी करते हैं जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कहीं पर कोई एडिशनल बेनिफिट दिला दूंगा? हालत ये है कि जो मेरा कॉल सेंटर है उस पर मेरे पास दिन भर में बहुत सारे कॉल आते हैं मेरी टीम के पास, लेकिन दिन में एक भी बच्चे से बात टेलीफोन पर नहीं हो पाती है। जो बात होती है वो यही बात होती है आप लोगों से जो होती है ना। तो ये आपका प्यार है, और इस प्यार को पाना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और हर टीचर अपने विद्यार्थियों से इसी प्यार की अपेक्षा करता है। असली मनी ये है जो आप लोग हमें पैसे देकर के भी दे रहे हैं। अदरवाइज पैसे देने के बाद तो बिल्कुल कस्टमर और वो होना चाहिए, सप्लायर वाला रिलेशन होना चाहिए कि आपने पैसे ले लिया, पढ़ाओ ध्यान से, खत्म बात। आप लोग जो फीस पे करके भी जो लव एंड रेस्पेक्ट दे रहे हैं ना, ये वो चीज है जो रियल में हमने अर्न की है। पैसे अपनी जगह हैं, वो तो सर्विसेज हैं जो हमने दे दी आपको, लेकिन आप लोगों ने अपनी उस चीज को बरकरार रखा कि हाँ आप पैसे लेकर के भी अच्छा काम कर रहे हो, है ना। न्यूटन मूवी के अंदर एक डायलॉग है, वो राजकुमार राव कहता है कि यार मैं ईमानदार हूं। तो बोले ईमानदार होकर के तुम कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो, तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम ईमानदार रहो, क्योंकि तुम्हारा जॉब है ये। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कोई अनोखा काम नहीं है, क्योंकि मेरा जॉब है ये। आपने मुझे फीस दी इस चीज के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग अपना थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि हाँ सर हमको कुछ चीजें समझ में आई आपकी वजह से, है ना। ये हमारा रियल अचीवमेंट है। एनीवे, तो अब हम चर्चा करते हैं साथियों, इसको बहुत गहराई से और बिल्कुल तल्लीनता से सुनना, एक कहानी की तरह सुनना। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी बातें करेंगे, और बहुत सारी बातों के अंदर हम आपको वहां ले चलेंगे जहां से आपको यह समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है कि भारत में बड़े बड़े केसेस होते हैं। बड़े बड़े केसेस का मतलब पता चल रहा है कि सबरीमाला इशू हो रहा है, पता चल रहा है कि हमारे भारत के अंदर केशवानंद भारती केस चल रहा है ना, जिनके बारे में बहुत बड़े लैंडमार्क डिसीजन आए। क्या ऐसा है जिसकी वजह से ये मूलभूत अधिकार आज तक भारत के अंदर विवाद का विषय बने हुए हैं? तो समझो ऐसे क्या होता है साथियों। क्या हुआ ना, जब देश आजाद हुआ तो देश बन रहा था, यो समझिए। जैसे ना अपन लोग यो समझ लो कि 100 सवारियां कहीं खड़ी हुई हैं और 2 बस वाले आते हैं, एक रोडवेज बस वाला आता है और एक प्राइवेट बस वाला आता है। रोडवेज बोले तो हरियाणा रोडवेज, राजस्थान रोडवेज, जो भी आपके स्टेट के रोडवेज हो वो लगा लेना। अच्छा, तो हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों कि एक जगह पर 100 सवारियां खड़ी। और प्लीज आप बिल्कुल पूरी तरह से जो है ना चैट बंद कर दीजिए, आप कहानी सुनिए, इस कहानी में खो जाइए, और खोने के बाद में फिर अंत में हम बतियाएंगे, है ना। मतलब 35-40 मिनट तक ध्यान लगाइए कहानी के अंदर, फिर अंत में बात करेंगे। जो भी आपके सवाल हैं, क्रॉस क्वेश्चंस हैं, जब मैं पूछूं तो पूछ लेना, अदरवाइज शांत हो जाइए, मस्त रहिए। तो अब क्या होता है कि एक बस खड़ी है, मतलब सवारियां खड़ी हैं, 100 सवारियां खड़ी हैं, और एक बस वाला आता है और चिल्लाने लगता है, आ जाइए साहब, मैं लेके चल रहा हूं आपको आपके डेस्टिनेशन पर। तो एक है रोडवेज बस वाला, एक है प्राइवेट बस वाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली रोडवेज बस की तरफ भागते हैं कि हाँ भाई रोडवेज बस है, सुरक्षित है, सफर को शुरू करेगी तो खत्म भी जरूर करेगी। कुछ लोग होते हैं कि प्राइवेट बस में इसलिए बैठते हैं कि भाई साहब ये रोडवेज से हमेशा आगे चलेगी,
है ना। आपने अगर कभी भी मतलब इस प्रकार का वो देखा हो तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि रोडवेज से हमेशा आगे भगती है, अगली जगह की सवारियों को जल्दी से मतलब बैठा सके, इसलिए वो बहुत आगे तेज तेज दौड़ रही होती है। फिर 2 पैसे कम ही लेगी इससे, अगर रोडवेज बस का किराया 150 रुपए है तो ये जो है वो 125 रुपए में लेकर के जाएगी, है ना। तो अरे भाई कुछ लोगों को मेरा चश्मा मिस हो रहा है, ये लो भैया, मेरी नजदीक की आंखें दुरुस्त हैं, मैं केवल कंप्यूटर से बचने के लिए, अभी भी मैंने इतना दूर कंप्यूटर रखा हुआ है इसलिए चश्मे की जरूरत पड़ती नहीं है, नजदीक की आंखें मेरी एकदम स्वस्थ हैं। ठीक है सुनो, तो अब क्या हुआ कि हाँ, तो अब भैया अब सवारियों को जो कंडक्टर चिल्ला रहा होता है ना सुविधाओं के नाम पर, तो वो यही चिल्ला रहा होता है, आ जाओ मेरी बस में बैठ जाओ। मेरी बस में अगर आप लोग बैठोगे तो आप सबको सीट मिलेगी, कोई भी सवारी खड़ी होकर नहीं जाएगी। पहला डायलॉग वो यही मार रहा होता है, कोई भी सवारी खड़ी होकर नहीं चलेगी, है ना, सबको सीट मिल जाएगी। अच्छा दूसरा, रोडवेज से पहले पहुंचाऊंगा। तीसरा, फीस कम यानी कि किराया कम। चौथा, मैं यहां पर हर व्यक्ति को एसी की हवा दूंगा और वीडियो कोच बस है, सामने बढ़िया सा इसके अंदर टीवी भी चलता रहेगा, है ना। तो अब इस प्रकार की जब बातें वो बोलता है तो भैया एकदम फीलिंग आ जाती है, यार फिर रोडवेज में क्यों की जाए, है ना, जब इतनी अच्छी सफाई कम दामों में मिले तो कोई फिर ये क्यों ना ले, निर्मा, है ना। तो भाई इतनी जबरदस्त चीज को देकर के हम लोग एकदम जबरदस्त फील में आ जाते हैं कि चलो प्राइवेट बस में बैठते हैं। ऐसे ही साथियों जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद हुआ तो उस समय देश के नागरिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जाने के लिए आजाद थे, जिसको जहां जाना है जहां जाए, हिंदुस्तान जाए या पाकिस्तान जाए। और जब जहां भी जाए उस समय भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने तरीके से लोगों के सामने ऑप्शंस दे दिए कि अगर आप मेरे पास आते हो, तो इंडिया ने जो ऑप्शंस दिए ना वो इतने जबरदस्त ऑफर थे लोगों को दिए कि यदि आप आते हो तो आपको मिलेगा ऐसा भारत जिसके अंदर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? राकेश रंजन पूछ रहे रोडवेज बस क्या होती है? भैया सरकारी बस। यार तुम कौन से गोले से आए हो क्लास में, है सरकारी बस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको एक ऐसा देश मिलेगा जिसमें इतनी सारी सुविधाएं होंगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फिर आपको यहां पर बोलने की आजादी होगी। हमारे देश में आप कुछ भी बोलिए, कहीं भी आइए जाइए, कोई भी व्यवसाय करिए, कहीं पर भी उठिए बैठिए, सारी आजादी होगी। इस देश में ऊंच नीच नहीं होगी, असमानताओं का अंत हो जाएगा, टाइटल्स का अंत हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। इवन प्राइवेट और सरकारी नौकरियों के सरकारी नौकरी और सरकारी कॉलेजेस के अंदर यदि आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के लिए आपको आरक्षण की सुविधा दी जाएगी, जो भी दलित वर्ग हैं उनके उत्थान के कार्य किए जाएंगे। साथ में यदि आपको लगता है कि स्वच्छ हवा आपको नहीं मिल रही है तो स्वच्छ हवा देने का हमारा प्रयास आपको होगा। हमें लगता है कि अगर आपको जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, आपको स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है, तेज आवाज कोई चला रहा है, कोई ऐसी व्यवस्था कर रहा है जिसे आपको लगता है कि आपके जीवन के अंदर प्राइवेसी खत्म हो रही है, आपकी निजता का उल्लंघन हो रहा है, तो वो भी हम आपको देंगे कि आपकी उस चीज के लिए आप सीधा हमारे पास आ सकते हैं। हम आपको इतनी सुविधाएं देना चाहते हैं, और तो और आप हमारे देश में आइए, आप कोई सा भी धर्म फॉलो करते हो, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके धर्म को मतलब फॉलो करते समय हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपके धर्म को प्रभावित करे। आप हमारे देश में आपको अपना जैसा धर्म फॉलो करना है करिए, आपको जैसे अपने धार्मिक संस्थानों का निर्माण करना है करिए, उनका जैसा प्रबंधन करना है करिए। इसके अलावा यदि आप भारत के अंदर अल्पसंख्यक हैं भाषाई आधार पर, तो आपको अपने क्षेत्रों के विकास के लिए यदि आवश्यक होता है तो आप उनके लिए इंस्टीट्यूशन डेवलप करिए। इंस्टीट्यूशन डेवलप करने में सरकार आपकी मदद करेगी, आपकी संरक्षण के भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए जाएंगे। और इन सबसे ऊपर जो भी मैंने वादे किए, अगर इन वादों को हम पूरा नहीं कर पाए, अगर हमने इन सब वादों को, अगर मैंने आपसे वादे किए और इनको हम पूरा नहीं कर पाए, तो देश की सबसे बड़ी जो अदालत है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देश की जो सबसे बड़ी अदालत है उसमें जाने का हम आपको मूल अधिकार देंगे। यदि आपको लगता है कि आपको किसी ने बोलने नहीं दिया, अभिव्यक्ति की आजादी कर्टेल कर दी किसी ने आपकी, आप सीधा देश की सर्वोच्च न्यायालय में जाइए, जहां मात्र 33+1 जज बैठता है, यानी 34 जज बैठते हैं। आप सोच के देखिए, इतनी सारी, एक प्रकार से सोच के देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में सुविधाएं एक साथ दे दी गई, वादे ही वादे, वादे ही वादे। और आपको पता है
इन वादों में सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है गारंटी इस बात की कि अगर पूरा ना होता दिखे तो आप जाइए और जाकर सीधे कहां पहुंच जाइए? सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। कुछ बालक बालिकाएं बफर बफर चिल्ला रहे हैं। मैं एक बार पोल करा ले रहा हूं, क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? जी, परफेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि आप में से अधिकांश विद्यार्थी तो सही सुन रहे हैं। जिन्हें दिक्कत आ रही है कृपया करके वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि हमने यहां पर जो चीजें देखी, मैंने आपको पता है सारे आर्टिकल बोल दिए। मैंने आपको सारे आर्टिकल बोल दिए, 14 से लेकर के 32 तक के सारे आर्टिकल बोलता हुआ निकल गया मैं। बस मैंने एक भी जगह आर्टिकल का नाम नहीं लिया। मैंने एक भी जगह आर्टिकल का नाम नहीं लिया। मैंने जो भी वादे किए ना, जो भी लाइनें बोला, ये गिनती से आर्टिकल चले आ रहे थे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सारे आर्टिकल बोलता चला गया मैं। ठीक है, ये सारे बोलता हुआ चला गया। बस मैंने नंबर नहीं बताया आपको कौन सा आर्टिकल बोल रहा हूं। अभी करूंगा, वो तो सब चीजें लिखित में है। तो ऐसा मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो बातें लिखित में हैं। वो बातें तो लिखित में हैं, वो तो हम भी पढ़ लेंगे उनको। वादों की गारंटी भी लिखित में है। तो फिर सवाल ये बनता है कि सर, सवारियां कौन सी गाड़ी में बैठी? रोडवेज में बैठी यानी सरकारी बस में बैठी कि प्राइवेट में बैठी? मैंने कहा देखिए, अब मैं ये कह दूं कि भारत प्राइवेट बस थी और पाकिस्तान सरकारी बस थी तो थोड़ा बुरा लगेगा। फिलहाल हम बस ए और बस बी बोल देते हैं। सवारियों में अधिकांश सवारियों ने, कई सवारी तो दूसरी बस से भी उतर करके इस बस में आके बैठ गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कई सवारियां तो दूसरी बस से उतर के भी, बाहर की छोड़ो, वो जो 100 सवारियां बाहर खड़ी थी वो तो छोड़ो, दूसरी बस में जो बैठी हुई सवारियां थी वो भी सुनकर के अंदर आ गई कि चलो ऐसा करते हैं। और ऐसा ही हुआ। मेरे प्यारे साथियों, भारत में वो मुस्लिम जो धर्म के आधार पर बना हुआ पाकिस्तान था, उसमें रहने गए थे, वो साल भर के भीतर भीतर लौट आए कि यार इतनी सुविधाएं दे रहा है भारत। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गया? यानी कि इतना सुविधाएं दे रहा है भारत, चलो वापस भारत चलते हैं। 1948 से 1949 के बीच में बहुत सारे पाकिस्तान से मुस्लिम व्यक्ति जो हैं वो इंडिया आए, क्योंकि उन्हें वो बस पसंद नहीं आई। उसमें धक्का मुक्की हो रही थी। कहा तो बहुत कुछ गया था। यह कहा गया था कि यह बस केवल और केवल एक विशेष वर्ग के लिए होगी, लेकिन उन वर्ग के लोगों को भी वहां पर धक्का मुक्की लगी। उन वर्ग के लोगों को भी वहां पर मतलब धक्का मुक्की लगी और वो लोग छोड़ करके इस बस में बैठ गए। आ गई बात समझ में? तो ये वो गारंटी है साथियों, और इस गारंटी में हमने जो लॉक मारा वो सुप्रीम कोर्ट का था। तो आप सोच के देख लो कितनी जबरदस्त चीज थी। तो चलिए अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो मैंने आपको जो बातें बताई कि ये मौलिक अधिकार क्या है, ये सब बातें अब धीरे धीरे आपको आगे लेके चल रहा हूं। भारत के संविधान में भाग 3 के अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं। भारत के संविधान में, हाँ, एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि पीछे लटक गए। पीछे लटक गए मतलब ये सवारियां जो है बस के पीछे लटक गई। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि जो 48 से 49 के बीच लोग आए थे उनमें से कईयों के पास तो वाकई में टिकट भी नहीं था। भारत सरकार ने कहा था कि टिकट लेकर के आना, वो टिकट लिए बिना घुस गए। इल्लीगल माइग्रेंट आज तक हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले ही एक स्पेशल क्लास में सीएए और एनआरसी पढ़ाया था, और सीएए और एनआरसी पढ़ाया था तब बताया था कि 48 से 49 के बीच में आए हुए पाकिस्तान से आए हुए लोगों को वहां से हाई कमिश्नरेट ऑफिस से एक इंस्ट्रूमेंट लेकर के आना था, एक लेटर लेके आना था कि क्या हम इंडिया जा सकते हैं। एक एग्रीमेंट पेपर लेके आना था, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया, टिकट ही नहीं दिया गया। बोले सीट बुक हो चुकी है भाई, नहीं जाएगा कोई भी। लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो चलती बस में लटक गए। उन्हें आज तक भारत के अंदर नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो सकुशल रूप से भारत में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, जब सीएए और एनआरसी का प्रोटेस्ट होता है तो सबसे आगे वो खड़े होते हैं और भारतीय कहलाते हैं, और हमें गर्व है। क्या आपको बात समझ में आ रही है गजब चीज। ये जो चीज है ना मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत अल्टीमेट चीज है। तो आइए एक एक करके हम सारी बातों की बात करते हैं। ये जो आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, इसे बीआर अंबेडकर जी ने मैग्ना कार्टा कहा। अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है साथियों? मैग्ना कार्टा मतलब होता है कि किसी देश की व्याख्या करनी हो। देखिए इसको ऐसे समझिए मेरे प्यारे साथियों, किसी देश की व्याख्या करनी हो तो उस व्याख्या को करने के लिए
उसको कहते हैं ना, ऐसे समझिए, चलिए मैं आपको बताता हूं, मैग्ना कार्टा वास्तविकता में अलग से समझ में आएगा, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हम लोगों को अपने बारे में सुनाने के लिए अगर मैं आपके साथ बैठ जाऊं तो आप अपने बारे में मुझे घंटे भर तक कहानी किससे सुना सकते हैं? घंटे भर तक आप मुझे पूरी कहानी बचपन की सुना देंगे, अपने दोस्तों की सुना देंगे, परिवार की सुना देंगे, गर्लफ्रेंड की सुना देंगे, सबकी बातें सुना देंगे, बॉयफ्रेंड की सुना देंगे, घंटे भर तक। लेकिन मैंने एक बार आपसे यदि ये लाइन बोल दी, अच्छा सुनो, अपने बारे में ना एक लाइन में कुछ बोलो यार, हु यू आर, डिफाइन योरसेल्फ, एकदम ब्लैंक हिंदी में बोल दो, कौन हो आप? अब अपने बारे में हमको पता ही नहीं है यार, क्या बोले यार, हम हैं कौन? और करके देखना आप लोग। हाँ, आप में से कई लोग कहेंगे हम भारतीय हैं, ये फिल्मी डायलॉग है बेटा। ये बात बोल करके इंटरव्यू वाला है ना इतना बेइज्जती करके भगाता है ना कि हाँ हो गया तेरा भारतीय, जग गया तेरा सनी देओल, अब बाहर निकल। तो बोले हम क्या है, पाकिस्तानी बैठे हैं जो तेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? समझे? अपने बारे में मतलब क्या आप अपने बारे में आप क्या जानते हो? ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान कहता है कि भारतीय संविधान जो इतना बड़ा पोथी पुस्तक लेकर के बना हुआ है, हर एक लाइन लिखी हुई है, हर किसी के लिए कुछ लिखा हुआ है, लेकिन भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज दिस, अब कोई विदेशी बैठा हुआ है वो पूछने लगे क्या है आपके संविधान में, तो फिल्म का डायलॉग है ना, मेरे पास मां है। तो भैया वही मां जो है ना, अंग्रेजी में उसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। यानी अंबेडकर जी ने कहा कि अगर आपको जानना है ना कि भारत का संविधान क्या है, तो भारत का संविधान मूल अधिकार है। तुम अगर मूल अधिकार भी समझ गए बेटा, तो तुमको संविधान समझने की आवश्यकता नहीं है कि हमने अपने संविधान में क्या कुछ दिया होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो मैग्ना कार्टा इज ए थिंग जो हमको यह बताता है कि यार इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बड़ी चीज है। मतलब किसी को अगर यह बात समझ में आ गई, क्या आपको बात समझ में आई? अगर किसी को यह वाली बात समझ में आ गई कि क्या है भारत का संविधान क्या है, बोले इधर आप बताता हूं, ये 5 चीजें समझ पहले कि हम क्या क्या देते हैं अपने रहने वालों को। हम समानता का अधिकार देते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, कोई भी प्रताड़ित करे उसके खिलाफ उसको अधिकार देते हैं, वो धर्म को माने, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं, उसको साथ में अगर पढ़ना है तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट देते हैं, उसको किसी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार देते हैं। ये है भारत का संविधान। तो ऐसा किसने कहा? बी आर अम्बेडकर जी ने कहा। ये सारे आपको याद हो जाएंगे, चिंता मत करिए, टिप्स पे याद हो जाएंगे, लोड मत लीजिए, एक एक चीजें आपको याद हो जाएंगी, एक एक चीजें आपको मैं याद कराऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक है ना? हाँ, अब एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर क्या बोलते हैं, अंग्रेजों को, मुगलों को अंग्रेजों ने दिया था उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो फिर अंबेडकर जी पागल थे क्या जो इनको मैग्ना कार्टा बोल गए? मैग्ना कार्टा असल में अंग्रेजों के समय की चली आ रही वो प्रथा थी जिसमें वो सामने वाले को ऑफर लेटर देते थे। आज जब प्राइवेट नौकरी करने जाते हो ना, तो आपको एक ऑफर लेटर दिया जाता है कि आपको नौकरी में क्या मिलेगा, तो उसमें ये थोड़ी लिखा होता है आपको बैठने के लिए कुर्सी मिलेगी, बढ़िया ऑफिस मिलेगा, एसी चलता हुआ मिलेगा, बढ़िया लाइट मिलेगी, पड़ोस में बैठा हुआ अच्छा साथी मिलेगा, मैनेजर अच्छा होगा, कंपनी के अंदर वेंटिलेशन अच्छा होगा, कभी कभी टूर पे भी ले जाएंगे, ऐसा थोड़ी लिखते हैं। उसमें केवल ये लिखा आता है कि आपकी सैलरी इतनी पर मंथ होगी या सालाना इतनी सैलरी होगी, ये आपका ऑफर लेटर है। दैट इज योर मैग्ना कार्टा। यानी कि उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए रख दी तो समझ जाओ कि आपकी टेबल भी टूटी हुई होगी, कुर्सी भी चटक रही होगी, लेकिन वहीं पर 20 लाख रुपए लिख दी तो समझ जाओ कि चैम्बर भी झमाझम होगा, 10 आदमी नीचे काम करने वाले होंगे और साथ में एकदम माहौल टाइट होगा। यही तो है ऑफर लेटर, यही तो है मैग्ना कार्टा, जो अपने आप में बाकी चीजें डिफाइन कर देता है। कहने की फिर थोड़ी आवश्यकता है कि क्या कुछ और एडिशनल होगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर हो गया? चलिए तो अब सुनते हैं। अब इसमें एक एक आर्टिकल हम याद करेंगे, सारा टिप्स पे आपके याद हो जाएगा और सारी की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए बेटा, पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 12। इसमें क्या कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब हम में से ना कई लोग पहले ही विकेट पे आउट हो जाते हैं, पहले ही विकेट पे क्या मतलब पहले ही बॉल पे आउट हो जाते हैं, अपना विकेट दे बैठते हैं। क्यों भाई साहब? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा जब हमें देखने को मिलती है तो हमें लगता है कि यार ये राज्य कौन सा वाला है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये वाला राज्य है। ये राज्य है क्या जो हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 12 में लिखा हुआ है? आप एक बार पढ़िए, एक मिनट आया। देखिए, राज्य दैट इज भारत लिख रहे हैं कुछ लोग, है ना? देखिए साथियों, अब मैं आपको 2 जगह लाइन पढ़ के सुनाऊंगा, आप
आपको ये किताब परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संविधान के अंदर से जब कोई चीज पढ़ के सुनाई जाती है ना, तो ऐसा फीलिंग आता है कि हाँ यार ये तो सच्ची बात है। हम लोगों के साथ में, हिंदुस्तानियों के साथ में सबसे बड़ी इशू क्या है, पूरे इंडियंस के साथ में, कोई कितनी भी अच्छी बात कर ले, हम लोग तुरंत क्या बोलेंगे, ऐसे थोड़ी होता है, खामखा माहौल बना रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे हो ही नहीं सकता, हम विश्वास ही नहीं करते कुछ भी। तो वो पॉइंट है ना हमारे मन में जो आता है कुछ भी, तो उस कुछ भी से बचने का हमारे पास एक तरीका है, और वो तरीका क्या है कि हम आपको वो चीज दिखाएं जो भारत का संविधान है। और उस भारत के संविधान के अंदर ये जो बातें आर्टिकल 12 में मैंने यहां लिखी हैं, वो आपको मैं यहां से पढ़ के सुना रहा हूं। अब एक रूपा है, उन्होंने तो पूरी पूरी हिंदी में लाइनें लिख दी हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर पढ़ के सुना रहा हूं। जरा इधर देखिए क्या लिखा हुआ है। In this part, unless the context otherwise required, the state includes government and parliament of India, government and legislature of each the state, and local or other authority within the territory of India or under the control of government of India. अब ये बात जो है इसको स्टेट कहा गया है। अब साहब मुसीबत ये है, हम लोग जो इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अब 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी वो स्टेट हैं कि नहीं है? और फिर यहां जो बातें लिखी हैं उसमें तो कहीं भी ये परिभाषा लिखी हुई भी नहीं है। ऐसे ही साथियों भारत के संविधान में एक जगह आर्टिकल और है, दैट इज आर्टिकल नंबर 36, और उस आर्टिकल नंबर 36 में भी डेफिनेशन शब्द लिखा हुआ है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इन दिस पार्ट, इसमें मेंशन किया हुआ है, इन दिस पार्ट unless the context otherwise required, the state is the same, has the same meaning as in part 3. मतलब in this part, unless the context otherwise required, the state has the same meaning as in part 3. ऊपर लिख रहा है part 4. part 3 फंडामेंटल राइट को कहते हैं, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट को कहते हैं, पार्ट 4 डीपीएसपी को कहते हैं। दोनों ही जगह शब्द यूज किया गया है स्टेट, तो दोनों ही जगह का मीनिंग क्या है? दोनों ही जगह का मीनिंग सेम है। इसमें तो पार्ट 4 के अंदर लिखा है कि 36 में भी जो हम शब्द यूज करने वाले हैं स्टेट, वो स्टेट का मीनिंग वही है जो पार्ट 3 में था। आई आपको मेरी बात समझ में? अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताओ, जब ये बातें इसमें लिखी हैं तो फिर एक सिंपल सा बात बनता है, आफ्टर ऑल स्टेट ये है क्या? मतलब क्यों आप हमको ये लाइन पढ़ा रहे हो? अच्छा, मैंने कहा एक मिनट रुक जाओ, हम क्यों इस बात को पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे हम कुछ आर्टिकल पढ़ते हैं। अब देखते हैं, तब जाकर के इस आर्टिकल को मैं वापस पढ़ाऊंगा। इधर देखो बेटा, हाँ जी इधर सुनते हैं मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 14 पढ़ो, यहां क्या लिख रहा है। सुमित क्या लिख रहा है? क्या हो गया सुमित को? मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तुम लोगों को क्या दिख रहा है? कोई बात नहीं, छोड़िए, अभी मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अदरवाइज मैं खुद ही ब्लॉक कर दूंगा। कुछ भी नहीं है, मस्त पढ़िए। चलिए, तो अब मैं क्या कह रहा हूं, इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों कि यहां पर जब हम आपके सामने ये वाली बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके सामने जो सबसे बड़ा सवाल बन रहा है, और वो क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं है, बैठ के पढ़िए अभी। प्रियंका, हाँ बेटा पता है मुझे कि सिटीजनशिप भी एक चैप्टर है ना, उसको बीच में पढ़ाऊंगा। विश्व, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, है ना। देखिए, मैं अक्सर आप लोगों से बोलता हूं कि आप औरों की बात पर नहीं, अपने ऊपर फोकस करिए। कई लोग बहुत, ऑनलाइन की सबसे बड़ी पता है खासियत क्या है? आप घर में बैठे पढ़ सकते हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन सबसे बड़ी पता है कमी क्या है? वो लोग भी कुछ बोलने की हिम्मत कर लेते हैं जो अगर सामने होते तो खड़े खड़े है ना पैंट गीली जिनकी हो जाती। ऑफलाइन में जब हम पढ़ाते थे ना बेटा, तो किसी की हमारे सामने ना खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी कि बोल करके, एक बार जब हम बोल रहे हैं कि बेटा बोलो, उस समय बोला और बीच में उसने हाथ खड़ा कर दिया, तो या तो क्लास में नहीं तो बाहर देख लिया जाएगा टाइप से हम डायलॉग भी दे देते थे। लेकिन फिलहाल ऑनलाइन में बहुत लोगों को बहुत तरह की स्वतंत्रता दे दी है। फंडामेंटल राइट तो लगता है ऑनलाइन क्लास में मिला है, ऑफलाइन में ये राइट जो है ना, ये पूरी तरह हमारे टीचर के पास रिजर्व होता है, तानाशाही होती है। लेकिन ठीक है, ये समय बीतेगा, अच्छे दिन आएंगे, ऑफलाइन वापस से आएंगी, जब आएंगी तब ऐसे लोगों का इलाज भी होगा। फिलहाल के लिए आप सब पढ़िए। चलिए, तो क्या है मेरे प्यारे साथियों, अब आर्टिकल नंबर 14 पढ़ते हैं, और क्या है यहां पर लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स द आइडिया ऑफ इक्वालिटी
विच स्टेट्स, अब इस पॉइंट को पढ़ना साथियों, फिर हम वापस चलेंगे इधर, देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम वापस चलेंगे उसी पॉइंट पर, यानी आर्टिकल नंबर 12 पर। लेकिन आर्टिकल नंबर 12 पर चलेंगे उससे पहले हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं। एक बार देखिए क्या लिखा हुआ है। इट रिप्रेजेंट्स द आइडिया ऑफ इक्वालिटी विच स्टेट्स दैट द स्टेट, अब इन दो में अंग्रेजी वाले बालक जो, हिंदी वाले बालक जो है ना, वो हो गए एकदम फर्स्ट। यार ये दो बार स्टेट आ गया, पहले तो ये समझाओ सर ये होता क्या है। इधर देखो बेटा, यहां पर एक शब्द है स्टेट्स। स्टेट्स का अर्थ होता है कहना, कहता है, कहता है ये दिल बार बार, तो कहता है। इट रिप्रेजेंट मतलब आर्टिकल नंबर 14 कहता है विच स्टेट्स, स्टेट्स में मतलब कहता है, क्या कहता है, दैट दी स्टेट, अब इस पॉइंट को पढ़ना, दी स्टेट यानी कि आर्टिकल 12, द स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट को मना नहीं करना चाहिए, टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब हुआ कि स्टेट को मना नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। स्टेट या ना कह दे, कोई जाए तो पूछ ले कि हाँ भाई तुम अलग हो और हम अलग हैं, ऐसा नहीं। तुम चाहे भैया झोपड़पट्टी से उठ के आए हो, चाहे एंटीलिया से, कानून दोनों के लिए बराबर है। हाँ, अब रूपा पूछ रही हैं कंट्री से मतलब है, नहीं बेटा तुमको तो पूरा पता है, अभी तुमने परिभाषा रटी रटाई बताई थी, अब तुम लिख रही हो कंट्री से मतलब है, ऐसा नहीं है, रुको अभी सब बात बताएंगे। तुमने रटी हुई लाइनें लिखी थी ना, वो उसमें मीनिंग तुम समझी नहीं, रटी रटाई लाइनें लिख दी तुमने, अब तुम लिख रही हो कंट्री से मीनिंग है, ऐसा नहीं है बेटा, अभी समझा रहे हैं, रुको अभी थोड़ा होल्ड करो। देखो इधर, बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी कानून है उनका समान संरक्षण होगा भारत की टेरिटरी के अंदर। यानी कि राज्य ये मना नहीं कर सकता किसी से, क्या मना नहीं कर सकता, कि भाई आपके लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है, और दूसरा आपके लिए यह मना नहीं कर सकता कि आपके यहां पर आपके अधिकारों का समान संरक्षण नहीं है। राज्य इस बात से मना नहीं कर सकता। रिवर्स में पढ़ के देखें, मतलब एक प्रकार से यह हो गया कि आपको मान लो, अब देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूं, पहले तो हम पहले इस शब्द का मीनिंग समझते हैं, फिर इसमें नॉट क्यों लगाया, इसका मीनिंग भी कहना चाहिए, है ना। इसमें लिखा होना चाहिए था स्टेट शैल गिव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल इट्स सिटीजन, ये भी तो एक लाइन हो सकता था ना। यहां पर नॉट शब्द एंट्री करा करके इस बात को इतना गंभीर क्यों बनाया, एक ही बात को घुमा के क्यों बोला। बात तो ये भी बोल सकते थे ना कि मतलब कि टू द सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वल प्रोटेक्शन विल बी देयर, देयर शैल बी इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, ये हो सकता था। तो फिर आपने यहां पर नॉट डिनाई, दो नेगेटिव बातें एक साथ मिला के पॉजिटिव क्यों बनाई। मैंने नहीं बनाई, संविधान निर्माताओं ने बनाई। अब कैसे बनाई, अब इसको ऐसे समझते हैं, पहले रुको, इस शब्द का मीनिंग तब समझ में आएगा जब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, फिर आप इस बात को समझेंगे। इस लाइन में दो किरदार हैं, दो किरदार कौन कौन से हैं। पहला किरदार है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, देखिए समझिए मेरे प्यारे साथियों, पहला है इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, नंबर एक। तो ये क्या होता है ये मैं अलग से समझाऊंगा, लेकिन दो किरदार हैं, ये दो चीजें हैं जो आपको मिलने वाली थी, दोबारा से सुनिएगा। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ये दो शब्द हैं जो आपको मिलने थे, ये दो चीजें मिलनी थी, एक इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब इनको आप ये समझो कि आपको 1 किलो आलू मिलने थे और 1 किलो आप, मतलब दूसरा पॉइंट आपको गाजर मिलनी थी, ये दो चीजें आपको मिलनी थी भारत के संविधान से। आर्टिकल नंबर 14 में लिखा हुआ है कि आपको दो चीजें मिलनी थी, क्या क्या मिलनी थी, आलू और गाजर मिलने थे। अभी पहले इसको समझिए फिर जाकर के हम बात करेंगे, है ना। आलू गाजर हमको मिलने थे। अभी ऊपर क्या लिखा हुआ है इस सब छोड़ दीजिए, फिर से आ जाइए किचन वाली चीज पर, क्योंकि हम तो फिर से किचन पर पहुंच ही जाते हैं, हमारा कोई भी उदाहरण हो हम किचन में घुस ही जाते हैं, है ना। फिर से किचन आ गई। तो अब आलू और गाजर आपको मिलना था, है ना। अब आलू और गाजर मिलना था, तो भारत का संविधान को क्या कह रहे हैं उसको साइड में हटाइए। आपने अपने पिताजी से कहा कि पापा हमको मार्केट जाना है, बोले जाओ बेटा। पापा मार्केट से हमको आलू और गाजर लाना है, बोले ले आओ बेटा। बोले पापा भाव क्या मिलेगा, बोले बेटा तुमको भाव सभी जगह बराबर मिलेगा। अच्छा,
पापा हम 1 किलो आलू लाएंगे, 1 किलो गाजर लेके आएंगे, और हमें भाव क्या मिलेगा? पापा ने कहा कि जाओ बेटा, तुम्हें भाव हर जगह समान मिलेगा। पापा एक डायलॉग तो हमें ये बोल सकते थे, भाव जो मिलेगा वो क्या था कि तुम्हें सब जगह समान मिलेगा। अब आपके जो पापा हैं वो आम पापा नहीं है, खास पापा टाइप आदमी, पापाज वाले पापा हैं, मतलब जिनको आप ही नहीं शहर के जाने कितने लोग पापा बोलते हैं, जगत पापा हो रखे हैं वो। अब उनने एक लाइन बोली आपसे, और क्या लाइन बोली कि जा बेटे, तेरे को इस शहर में आलू और गाजर का भाव अलग नहीं मिलेगा, हर जगह एक जैसा भाव मिलेगा, कोई भी तेरे को अलग भाव नहीं देगा, कोई भी तेरे को आलू और गाजर का अलग भाव नहीं देगा। देखो बात एक ही है, कहने के अंदाज बदल गए, दोनों के अलग अंदाज हो गए। जिनको ये बात समझ में आ गई उनको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। बात एटीट्यूड की है। दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूं मैं आपको। पहली चीज, पहला पॉइंट मैंने आपसे कहा, पापा मैं आलू गाजर लेने जाना चाहता हूं, पापा क्या भाव मिलेगा? बेटा सबका भाव एक जैसा है, ले आ। एक तो तरीका ये हुआ, और एक तरीके में उन्होंने डायलॉग क्या डाल दिया, जा बेटे ले आ, भाव तेरे को अलग मिलेगा ही नहीं। मतलब पापा का कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा है, तो जब मिलेगा ही नहीं ये डायलॉग बोल दिया तो हमारे दिमाग में खुराफात होती है। अब जैसे मैं आपको ये कह दूं कि बेटा मेरे पढ़ाई से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, तो भाई आपके 25 सवाल आते हैं, 25 में से 24 मेरे कंटेंट में से आ गए, तो आपका जो दिमाग है ना वो ये खोजने भागेगा, ये लो सर आपने कहा था एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, एक सवाल आपके पढ़ाई के बाहर से आया। क्यों? क्योंकि मैंने चैलेंज दिया था, क्योंकि मैंने चैलेंज दिया था। चैलेंज दिया था तो आपका दिमाग चैलेंज पर जाएगा और आप मुझे खोजते फिरेंगे। क्या खोजते फिरेंगे? देखा, आए थे बड़े कहने 25 में से 25 आएंगे, 24 ही आए, और उस दूसरे वाले सेशन में तो 23 ही क्वेश्चन आए थे आपके में से। बात करते हैं बड़ी बड़ी, आपका एटीट्यूड सही भी है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने 100% गारंटी कैसे दी, तो फिर आप इस बात के अधिकारी भी हैं कि हर जगह मेरी बेइज्जती करें, मेरे ऊपर वीडियो बनाए। दावा तो किया था 25 में से 25 आएंगे, देखा कुछ नहीं, 25 में से 23 क्वेश्चन आए, कहते हैं 100 में से 100 आएंगे। हाँ तो यार ये तो बात सही है, आप कर भी सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने ही अधिकार दिया कि आप मेरे खिलाफ वीडियो बनाएं, आप मेरे खिलाफ टिप्पणी करें, लोगों को बोले। हालांकि लोग समझदार हैं, वो आप पर हंस देंगे, वो बात अलग है, लेकिन हां आप अपनी जगह सही हो। एग्जैक्टली मेरे प्यारे साथियों, यहां पर रिवर्स चलते हैं। भारत का संविधान अगर यह आपसे कहता कि भारत में आपको समान इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ मिलेगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलेगी, जहां जाओगे वहां मिलेगी, तो फीलिंग नहीं आती। लेकिन अब कह दिया कि स्टेट आपको इनको अलग होने ही नहीं देगा। आपको क्या बोल दिया? स्टेट आपको इस इक्वालिटी के अलावा कुछ देगा ही नहीं, इनइक्वालिटी कहीं होगी ही नहीं। तो जैसे ही ये लाइन बोली जाएगी आपका दिमाग एकदम सन्न हो जाएगा। अच्छा, मतलब चीजें तो अभी भी मिल रही हैं, लेकिन अब गारंटेड मिल रही हैं, अब गारंटेड मिल रही हैं, यानी कहने के अंदर फील है, अब गारंटी से ये चीज मिलेगी। और अगर नहीं मिली तो आपने कहा हाँ भाई स्टेट शैल नॉट डिनाई, तुमने कहा था स्टेट मना नहीं करेगा, मना कर दिया। किसने मना कर दिया? तुम्हारे स्टेट ने। अभी वो स्टेट कौन है उसकी हम बात कर लेंगे, वो दुकान कौन है उसकी हम बात कर लेंगे। सर आपने कहा था कि सलमान खान को जो है वो सजा उसी की तरह होगी जैसे एक मतलब रेडी वाले की होती है, लेकिन नहीं हुई सर। अब बोलो आप, होने को तो सलमान खान भारत में एक ही है, लेकिन आपके हिसाब से तो सर वो वाली बात नहीं थी, उसके लिए तो इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं हुई सर। आपने उसको तो एकदम एसी कमरे में ठहराया और हमको गली खुजड़ी में घुसाए रखा। इक्वालिटी बिफोर नहीं है सर आपके यहां पे। क्यों? क्योंकि आपने तो मुझे कहा था कि ऐसा होगा, आपके स्टेट ने सर ऐसा नहीं किया। तो फिर आप क्या कीजिएगा? आप केवल इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि जो चीज गारंटेड थी, इस चीज के ऊपर सीधा आर्टिकल 32 लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं कि अरे ओ माननीय, हमारे देश में सलमान खान को अलग ट्रीटमेंट क्यों दिया? तो सलमान को सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगी आपसे कि बेटा 125 करोड़ की आबादी है, एक आध के साथ चलने दो। नहीं 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 नहीं, नहीं।
सलमान खान है तो क्या हुआ? मेरा संविधान कहता है कि उसको इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। हमारे संविधान में सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, फिर उसको अलग ट्रीटमेंट क्यों दिया? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानेगा, यही आर्टिकल 14 कह रहा है। शैल नॉट शब्द उस चीज को और ज्यादा दमदार बना देता है। जिन्होंने पहली बार ये लाइन सीखी हो थम्स अप करना कि इस शब्द के अंदर कितना ग्रेविटी है। इस बात को सीधा भी कहा जा सकता था, पर इनडायरेक्ट कह के नॉट नॉट घुसा करके क्यों कहा? आई फीलिंग? मैं कह रहा हूं एक एक आर्टिकल्स, मेरे प्यारे साथियों, एक एक आर्टिकल्स के ऊपर पूरे पूरे वकीलों की जिंदगी चली जाती है। आ गई बात समझ में? अब पूछते हैं आप, सर ये आलू गाजर वाली दुकान कौन सी है? ये आलू गाजर वाली दुकान कौन सी है जहां आप ये बात बता रहे हो? द स्टेट नामक जो चीज आपने बताई, ये है कहां? ये कौन सी दुकान है जिसपे सामान सब एक जैसा मिलेगा? मैंने कहा भाई सुन, तू चला जा ब्रांडेड दुकान में, चाहे तू रिलायंस में चला जा, इजी डे में चला जा, बिग बाजार में चला जा, पेंटालून में चला जा, वहां पे भी आलू गाजर वही भाव मिलेगा जो रेडी और किस पे मिल रहा था, तेरे गली में जो घूम रहे थे ना कच्चे वो लेकर के, ठेली लेके घूम रहे थे, वहां पर भी मिलेगा। बोले सर मेरे पड़ोसी ठेली लगाते हैं, वो ठेली वाले भी मेरे को आलू गाजर वही भाव देंगे। बिल्कुल बेटा, तू चाहे मल्टीनेशनल ब्रांड में बिग बास्केटियर में चला जा या फिर वॉलमार्ट में चला जा, वहां पर भी वही भाव मिलेगा जो तेरा पड़ोसी तेरे को दे रहा है। अच्छा, और सर जो सब्जी मंडी है, जो सरकार की सब्जी मंडी है, उसमें बेटा वहां भी यही मिलेगा। तो ये जो लाइन मैंने अभी बोली, 3 लेवल वाली बात बोली, मल्टीनेशनल, नेशनल और लोकल। ऐसे ही सरकार भारत में 3 रूप में चलती है। भारत में 3 रूप में सरकार चलती है। कौन कौन से रूप में चलती है? एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर नहीं मिलती, तो बेटा गारंटी कौन देता है तुम्हें? कोई गारंटी दे फिर पूछना इस बात को। कोई गारंटी देता है कि सब ये जैसी मिलेगी? फिर नहीं मिलती डायलॉग ही नहीं होना चाहिए। काल्पनिक जगत में जी रहे हो बेटा अभी। माना कि इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। इनका अगर वास्तविक जीवन से संबंध पाया जाता है तो इसे मात्र एक कल्पना कहा जाएगा और समझाने वाले की कला में निपुणता कही जाएगी। आप मेरी कला की निपुणता कहिए कि आप उस कहानी में इन्वॉल्व हो गए। शाबाश। तो अब मुद्दा क्या है? अब ध्यान से सुने। अब मुद्दा यह है साथियों कि हमारे यहां पर सरकार 3 रूप में चलती है। 3 रूप में चलती है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे यहां केंद्र सरकार चलती है, हमारे यहां राज्य सरकार चलती है, हमारे यहां पंचायत चलती है। त्रिस्तरीय सरकार व्यवस्था है हमारे यहां पे। केंद्र सरकार से भी हम वही उम्मीद कर सकते हैं जो हम पंचायतों से कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम केंद्र से भी वही उम्मीदें कर सकते हैं जो हम पंचायतों से कर सकते हैं। बोले अच्छा, केंद्र से मतलब बोले तो मैंने कहा आप राष्ट्रपति से भी वही उम्मीद कर सकते हो जो आप अपने प्रधान से, अपने सरपंच से उम्मीद करते हो। मतलब वो भी कानून का वैसे ही पालन करेगा जैसे सरपंच को करना है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल समझ गया सर। सर एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? सर ये समझ में आ गया, चलो सरकार को तो क्योंकि जनता वोट देती है, जनता पकड़ लेगी उसको, तो चुनाव में जाना है। लेकिन एक बात बताओ सर, सरकार के कहने पे बहुत सारे डिपार्टमेंट चलते हैं। मैंने कहा जैसे? सर आजकल ले लो, बिजली और पानी विभाग चल ही रहे सर। आजकल पानी की वैसी किल्लत हो रखी है और सरकार के कहने पे ही जलदाय विभाग जो है वो वाटर सप्लाई करता है सर। लेकिन सर हमारे पड़ोसियों की गली में बहुत पानी आता है, हमारे नहीं आता। हम क्या करें? मैं धरना दो जाके। कहां जाके? जहां पर जलदाय विभाग का ऑफिस है। तो धरना देने का अधिकार मेरा मूल अधिकार है क्या? हाँ भाई अधिकार है आपका। क्यों अधिकार है? क्योंकि समानता नहीं है सर इसमें। किस आधार पर जलदाय विभाग डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि वो महंगी कॉलोनी में रहता है? कर ही नहीं सकता। ये मेरी समानता है। अच्छा तो सर समानता जलदाय विभाग को भी रखनी होगी? बिल्कुल रखनी होगी। सर क्यों? उसको वोट थोड़ी दिए, लेकिन बेटा चल तो आप ही की टैक्स से रहे हो। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ सर जो हमारे टैक्स से चले, लेकिन बेटा आपको थोड़ी पता चलता है कि आपने टैक्स दिया कि नहीं। कई तो ऐसे भी होंगे जो सरकारी अनुकंपा से जी रहे होंगे। इसलिए साथियों ऐसा समझते हैं इस बात को कि जिन जिन विभागों को सरकार धन देती है, जिन जिन विभागों को सरकार धन देती है वो सभी स्टेट कहलाते हैं। आ गई? वो सभी क्षेत्र जहां पर भारत सरकार का पैसा लगा है। अब वो कोई भी हो,
अच्छा, तो बोले सर एक बात बताओ, वो जो एनटीपीसी है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, रेलवे एनटीपीसी की बात नहीं कर रहा मैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सर वो भी क्या इसी में आएगी क्या, आप बताओ सर। मैं बिल्कुल आएगी भाई। अच्छा, ओ सर एक बात बताओ, एलआईसी भी इसी में आएगी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 100% आएगी, इसे सोचने की क्या बात है। सर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इसी में आएगी। अरे मैंने कहा क्यों नहीं आएगी, जहां सरकार का पैसा लगा है वो इसमें आएगा। सर रिलायंस जियो भी इसमें आएगा क्या। मैंने कहा अंदर की बात नहीं पूछते, बाहर से तो यही पता है कि ये प्राइवेट है, और जब प्राइवेट है तो फिर प्राइवेट के अंदर मेरे प्यारे साथियों समानता की बात आप नहीं कर सकते। पर्सनल सवाल नहीं। क्या आपको बात समझ में आ गई। जिनको चंदा भी मिलता हो, 50% मिले, 10% मिले, 20% मिले, लेकिन रेगुलर मिले, जिनको रेगुलर मिले, सरकार की सहायता प्राप्त जो भी संस्थाएं होंगी वो स्टेट में आएंगी। आ गई बात समझ में। उन सबको समानता दिखाने का अधिकार है। तो फिलहाल के लिए समानता को यही छोड़ते हैं। स्टेट समझ में आ गया होगा। अब आपको आर्टिकल 12 समझ में आ गया होगा। अब आपको आर्टिकल 12 समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 14 भी समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे के आर्टिकल कल पढ़ेंगे। है मजा। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा मकसद केवल इतना है भाई, पढ़ने के लिए तो एक दिन भी आप कोई भी रट्टू तोतों वाली किताब उठाओगे, रट ही डालोगे।